पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह रिसेशन का शिकार है, बल्कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार है। ग्लोबल फिनोमेना है जिसमें ज़ाहिर इकॉनमी बंदी हुई है, सब लोग फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस रिसेशन की वजह से बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन है। लोग अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, लोग अपने असासे बेच रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें कि रिसेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें हर शख्स का इंतकाल हो जाता है। ये एक सोल्यूशन बेस्ड मामला है, तो इसका हल भी है। ये कोई ऐसी नामुमकिन सी बीमारी नहीं है कि जिसके अंदर हर इंसान फौत ही हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इसका हल भी तलाश किया जा रहा है। इसके हल क्या हो सकते हैं और आप रिसेशन में से कैसे निकल सकते हैं, आप अपने कारोबार को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हम लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं। ये डे सेशन होगा, जैसे हमारे हर महीने डे सेशंस होते हैं। इसमें हम आपको तरीका बताएंगे कि आप रिसेशन में अपने कारोबार को बहाल कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, आपके पास जितने असासे हैं आप उन असासों को कैसे बचा सकते हैं, और ये जो ग्लोबल रिसेशन है ये कितना अरसा मज़ीद पाकिस्तान के अंदर, ये दुनिया में रहेगा। ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको लाहौर में देंगे। आप हमें इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए, अपनी सीट बुक करवाइए और हमसे सीखिए कि रिसेशन के अंदर आप अपने आप को और अपने बिजनेस को कैसे बचा सकते हैं। मैं सहावत के साथ साथ, क्योंकि एक सयाह भी हूँ, मुझे टूरिज़्म का बेतहाशा शौक़ है। आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ और इस दुनिया को देखने के बाद आप यकीन करें कि सारी आंखें खुल गई। ये जो खिड़कियाँ ना यहाँ पे, ये खुल जाती है सफ़र के साथ। और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं बार बार लोगों को सुनाता हूँ कि ट्रैवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है सियाहत, उसका नाम है टूरिज़्म। कि आप सिर्फ घूमना फिरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, तो आपके अंदर इल्म का अंबार लगता चला जाता है। आप पहले जैसे इंसान नहीं होते। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगता है, तो मैं बेशुमार मुल्कों के नाम लेता हूँ, लेकिन दो मुल्क कॉमन है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपको ये दो मुल्क ज़रूर देखने चाहिए। पहला मुल्क जॉर्डन है, उर्दन जिसको कहते हैं। आप यकीन करें कि उर्दन इतना खूबसूरत मुल्क है कि हैरत होती है कि ऐसा मुल्क भी इस्लामी दुनिया के अंदर हो सकता है। एक तो इसकी सरहद लगती है इसराइल के साथ, ऐसा जब आप जॉर्डन में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सामने से इसराइल नज़र आता है, वहाँ से फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका नज़र आता है, वहाँ पे लोग खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे वहाँ के लोगों के झंडे नज़र आते हैं, कपड़े नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक दरिया है दोनों के दरमियान जिसे रिवर जॉर्डन कहते हैं। रिवर जॉर्डन उतना ही मुकद्दस है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए जितना हमारा आब ज़मज़म मुकद्दस है। तो ये वो पानी है जिसको वो चर्चिज़ में लेके जाते हैं, जिससे बैप्टाइज़ करते हैं अपने बच्चों को, जिसको थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा बड़े पानी के तालाब में या बड़े पानी के घड़ों में डाल के पीते हैं ये लोग। तो वो रिवर जॉर्डन जो है, वहाँ पे आप जब बैठते हैं, आप तस्वीरें में देख रहे होंगे, तो आप इस साइड पे बैठते हैं तो ये जॉर्डन है, और जब दूसरी तरफ देखते हैं दरिया के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये छोटा सा दरिया है, तो वहाँ पे इसराइल और क्रिश्चियंस के लोग, यहूदी और क्रिश्चियंस वहाँ पे बैठे होते हैं। तो आप एक आमने सामने होते हैं और इतना कम फासला होता है कि आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। लोग वहाँ पे गुफ्तगू करते भी हैं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को इजिप्ट से लेकर निकले थे, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जहाँ पे आके उनका सफ़र ख़त्म हो गया था, और जो मजहबी किताबें ये कहती हैं कि मूसा, हमने तुम्हें मुक़द्दस मकाम तक पहुँचा दिया, लेकिन तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल या वसाल हो गया था। तो वो जगह भी है जहाँ पे हम जाते हैं। इस तरह पेट्रा एक शहर है, दुनिया का ओल्डेस्ट शहरों के अंदर शुमार होता है। पहाड़ों के अंदर लोगों ने घर खोद के उसके अंदर रहते रहे थे। वो कमाल ही एक जगह है जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी जाते हैं। मैं कई मरतबा वहाँ पे जा चुका। इसी तरह इसहाब काफ का जो वाक़या है वो आपने सुना होगा, कुरान मजीद में आपने पढ़ा भी होगा। वो इसहाब काफ का गार भी जॉर्डन के अंदर है। लिहाजा जॉर्डन कई लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। एक तो हिस्ट्री है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, वहाँ पे ज्यूश की हिस्ट्री है, वहाँ पे इस्लामी हिस्ट्री है। तो तीनों मज़ाहिब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं बड़े ज़बरदस्त, कमाल लिबरल और ज़बरदस्त शानदार किस्म के लोग हैं। फिर उनका लिविंग बड़ी ज़बरदस्त है। बेशुमार ऐसी चीज़ें जो जॉर्डन के अंदर ही वहाँ से पैदा हुई और पूरी दुनिया तक पहुंची। तो दुनिया को अगर आपने समझना हो, अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो, अगर आपने कल्चर देखना हो, अगर आपने मज़हब को समझना हो, तो बेहतरीन मुल्क जो है जॉर्डन है। मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉर्डन ज़रूर जाएँ अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है। इसी तरह मैं थाईलैंड का अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो इंतहाई गरीब था, लेकिन उसने सिर्फ टूरिज़्म की बुनियाद पर अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड में शामिल कर लिया। लिहाजा अगर आप थाईलैंड जाएँ तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके लोग हैं, जो उनका कल्चर है,
और जिस तरह वो वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, उससे आप जाके अंदाज़ा लगाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि बीचेस हमारे पास भी हैं, समंदर हमारे पास भी हैं, शहर हमारे पास भी हैं, हिस्ट्री हमारे पास भी है, लेकिन हम उसे बेच नहीं सके। और थाईलैंड के लोगों ने अपने मुल्क को खोल के पूरी दुनिया की टूरिज्म को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, वो उसको जज़ब कर लिया उन्होंने। तो दो मुल्क हैं जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जॉर्डन जाएं, या अगर आप अफोर्ड कम कर सकते हैं तो आप थाईलैंड ज़रूर जाएं। हमारा अपने टूर्स भी जा रहे हैं हम। अगर आप जॉर्डन को देखना चाहते हैं तो 11 जनवरी को हम जा रहे हैं, 17 जनवरी तक हम जॉर्डन में होंगे। आप इससे पहले हमसे रब्ता करके आप हमारे टूर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो 25 जनवरी को हम थाईलैंड भी जा रहे हैं और 25 से 31 तक का हमारा टूर होगा। तो आप हमें थाईलैंड में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि आप जब ये दो मुल्क देखेंगे तो आप पहले से मुख्तलिफ इंसान होंगे। तो मेरा वही मैसेज है कि चेंज योर माइंड, एवरीथिंग विल बी चेंज। कि आप अपना माइंड बदलें, दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। लिहाजा फिर मैं वही कहता हूं, चेंज योर माइंड। जो कुछ बनना चाहते हैं आप बन जाएंगे। आपने अगर कभी मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि वहां पे लंबी लंबी किस्म की इक्वेशंस होती हैं, बड़ी लंबी, और उन इक्वेशंस को हल करने के लिए खासी इंसान की मत मारी जाती है, यानी खप जाता है इंसान और तब जाके वो मसले हल होते हैं। अगर आपने कभी मैथ पढ़ा हो तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो मैथ की एक क्लास चल रही थी, उसमें टीचर ने एक बड़ी खौफनाक किस्म की लंबी सी डिफिकल्ट सी इक्वेशन लिखी और इसके बाद स्टूडेंट से कहा कि अब ये इक्वेशन आप सब ने मिलकर हल कर लें। तो बच्चे लगे रहे बेचारे, लगे रहे और आखिर में खप गए, इक्वेशन हल नहीं हो रहे थे। तो टीचर ने क्लास में कहा कि कोई है जो इस मसले को हल कर सकता है। तो पीछे आखिर में एक बैक बेंचर बैठा हुआ था। ये याद रखिएगा कि बैक बेंचर जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये ऐसे ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं, ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं ये लोग, क्योंकि उन्होंने पहले से फैसला किया होता है कि हम पीछे बैठे हुए हैं और बाकी सारी दुनिया को हमने आगे लगाया हुआ है और मसले सिर्फ हम ही हल करेंगे। तो एक बैक बेंचर, उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा सर आपका ये मसला मैं हल कर सकता हूँ। टीचर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि भाई तू कैसे कर सकता है, तू ठीक ठाक किस्म का बगलोल है, तो बगलोल ये मसला कैसे हल कर सकता है? मैंने कभी नहीं देखा कि तूने मैथ की कोई इक्वेशन आज तक हल की हो। उसने कहा जी वो छोड़ दें बाकी माजी को, ये जो मसला है इसका हल सिर्फ मेरे पास है और मैं सिर्फ 1 मिनट लगाऊंगा, एग्जैक्टली 1 मिनट में मैं आपका ये मसला हल करता हूँ। तो टीचर ने कहा ठीक है आ जाओ और करके दिखाओ। तो वो लड़का चलता ब्लैक बोर्ड के पास आया, कहने लगा जी कर दूं हल? टीचर ने कहा हाँ कर दो। कहने लगा फिर सोच लें, कर दूं हल? टीचर ने कहा करो। कहने लगा ले फिर ये कौन सा मसला है? उसने डस्टर उठाया और सारा ब्लैक बोर्ड जो था उसको उसके ऊपर से इक्वेशन को मिटा दिया। मिटाने के बाद कहने लगा लो सर खत्म हो गया मसला, अब कोई मसला ही नहीं बचा। तो टीचर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि यार तू बंदा बड़ा ज़बरदस्त है। मैं यही चाहता था अपने स्टूडेंट्स को बताना कि जो मसला हल नहीं हो सकता उसे अरेज कर दिया करें। और आप बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बच्चे हो कि आप एग्जैक्ट उस पिन पॉइंट पे पहुंच गए। आपने सबको बता दिया कि बेटा सारे मसले हल करने के लिए नहीं होते, कुछ मसलों से जान भी छुड़ा लेनी चाहिए। ये गो एक छोटा सा वाकया, लेकिन इसके अंदर एक पूरी जिंदगी का लेसन छुपा हुआ है कि जिंदगी में सारे मसले हल करने नहीं होते, कुछ मसलों से जान भी छुड़ानी चाहिए और कुछ मसलों को देख के इंसान को भाग भी जाना चाहिए। मसला फर्ज करें कि एक दीवार गिर रही है तो आप उसको सहारा दे सकते हैं। कुछ 4, 5, 10 ईंटें गिर रही हैं तो आप उनको रोक सकते हैं, उनकी जगह नई ईंटें लगा सकते हैं। लेकिन अब अगर पूरा पहाड़ ही गिर रहा है तो आप उसको कैसे रोकें? तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? एक ही ऑप्शन बचेगा कि दौड़ लगा दें, भाग जाए वहां से, जान बचाएं अपने। दूसरा, अगर ये शख्स कहता है कोई कि आपको इस कार को धक्का लगाएं, कार अगर फर्ज करें ब्रोकन हो गई है, कार रुक गई है, खराब हो गई है सड़क के ऊपर, आपसे कहा जाता है धक्का लगाएं इसको, तो आप लगा देंगे और हो सकता है आप उस धक्के से उस कार को रास्ते से भी हटा दें। और अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पत्थर है, इसको उठा के साइड पर रख दें, तो हो सकता है आप उस पत्थर को उठा के साइड पर रख भी दें। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि ये ट्रक है और ट्रक ईंटों से भरा हुआ है, उसमें हजारों टन वजन है और वो खराब हो गया और आपसे कहा जाए कि चल पहलवान धक्का लगा, तो क्या आप धक्का लगाएंगे उसको? मेरा नहीं ख्याल कि आप धक्का लगाएंगे। और अगर आप लगाएंगे तो आप ठीक ठाक खोते साबित होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये ट्रक, इसके अंदर लोड
मैं इस लोड को ड्रैग नहीं कर सकता, इसको धक्का नहीं लगा सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? सलाम करेंगे, निकल जाएंगे। इस तरह अगर कोई ये कहे कि ये पहाड़ कर रहा है, इस पहाड़ को नीचे से सहारा दो, रोको, तो आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह अगर कोई कहे पत्थर की जगह चट्टान को हटा दें, तो क्या आप उस पर जोर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। लिहाजा याद रखें कि समझदार इंसान मसले को देखता है, फिर अपनी औकात देखता है, फिर अपने रिसोर्सेज देखता है, फिर टाइम देखता है, लाइफ को देखता है, अपनी जिम्मेदारियों को देखता है और सेकंड में फैसला करता है कि क्या मैं इस मसले को हल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और अगर वो ये समझता है कि मैं इसको हल नहीं कर सकता, सलाम करके जान छुड़ा के आगे निकल जाता है। वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग होते हैं जो ऐसे मसलों के साथ अपने आप को उलझा लेते हैं कि जिनका उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है कि आप मसलों को देखा करें और अगर वो मसला आपकी औकात, आपकी हिम्मत से बड़ा है, तो इस बच्चे की तरह फौरी तौर पे डस्टर लिया करें और उसे अरेज कर दिया करें। उसके साथ लड़ने की, उसको हल करने की कोशिश ना किया करें। मेरा तजर्बा है, मैं अब तक हज़ारों ऐसे लोगों से मिल चुका हूं कि जो ऐसे बड़े बड़े मसलों का शिकार थे कि जिनका उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था और इन्होंने उन मसाइल के साथ टकरा के अपनी सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। ज़िंदगी ज़ाया करने के लिए नहीं होती, याद रखिएगा। ये इसका एक पर्पज़ होता है और आपने उस पर्पस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होती है। और अगर आप हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे, हर चट्टान को जोरे बाजू से रास्ते से हटाने की कोशिश करते रहेंगे, हर ट्रक के नीचे कंधा दे देंगे, तो ज़िंदगी में किसी जगह नहीं पहुंचेंगे। राजा, अगर मसला आपकी हिम्मत से बड़ा है तो फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर मसले को सलाम करें और वहाँ से दुड़की लगा दें, निकल जाए वहाँ से। और अगर आप ये नहीं करते तो आप यकीन करें कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी ज़ाया हो जाएगी और आप अपने साथ साथ अपने मोहब्बत करने वाले लोगों की, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को भी अज़ाब में डाल देंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप मरने लगते हैं तो आप अपने मुकदमों की पोटली उठा के अपने बच्चों के हवाले करके चले जाते हैं। लिहाजा आप बच्चों को ज़िंदगी में इनाम देने के बजाय, असासे देने के बजाय, आप उनको अपने मुकदमे, अपने मसले, उनको असासा बना के उनके हवाले करके चले जाते हैं, जो उनके साथ बड़ा जुल्म है। लिहाजा हर मसला हल करने के लिए नहीं होता। अपनी हिम्मत, अपनी इस्तात और मसले का वॉल्यूम देखें और फैसला करें और जान छुड़ाएं, अरेज कर दिया करें चीज़ों को।